हेलो बच्चों, आज मैं आपको लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखित पोएम ए टाइगर इन द जू की एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। शुरू से अंत तक ध्यान से वीडियो देखिए और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि एग्जामिनर फार्म करे और आपको वो क्वेश्चन आ न जाए। पोएम पढ़ने के पहले इसका टॉपिक देखिए, ए टाइगर इन द जू। एक टाइगर जू के अंदर। अपोजिट लगता है, बिल्कुल कंट्रास्ट लगता है कि टाइगर को तो खुले मैदान में होना चाहिए, उसका जू में क्या काम। देखिए क्या अंतर है। ए टाइगर इन द जू, अगर वो रहता है जू में तो केज, जू में अगर रहता है तो उसके लिए क्या होता है, केज पिंजरा, कंक्रीट सेल बिहाइंड बार्स द लेंथ ऑफ हिज केज, यानी उसी पिंजरे के अंदर ही उसका पूरा संसार है। जो ताकत के लिए संपूर्ण संसार में विख्यात है, वो उसको पिंजरे में कैद किया तो उसकी स्थिति क्या है, केज कंक्रीट सेल बिहाइंड बार्स द लेंथ ऑफ हिज केज। और अगर वो जंगल में है तो क्या देखता है, लॉन्ग ग्रास, वाटर होल यानी जल के स्रोत, अराउंड हाउसेस घरों के दूर, एट द जंगल्स एज जंगल के किनारे कभी कभी दिखता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर हम देखें कि अगर इन द केज है तो इन द केज में वो स्टॉकिंग है, पैट्स ऑफ वेलवेट, इग्नोरिंग हियर्स स्टेट्स। और मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द वाइल्ड तो देखेंगे वो लर्किंग है, स्लाइडिंग है, स्मैरलिंग है, बेयरिंग है, टेरराइजिंग है। क्लियर बेटा। पोएम को पढ़ने के पहले 3 पॉइंट्स इसके मेन है, जरा सुन लीजिए। The poem shows a contrast between the lines of tiger are in the zoo and are in the jungle. फिर देखिए बेटा, the poem shows a contrast between the lives of the tigers are in the zoo and are in the jungle. कह रहे हैं कि कवि दोहराता है कि उसकी जू में कैसी लाइफ है और उसकी जंगल में कैसी लाइफ होती है, इसके बीच में कंट्रास्ट दिखाया गया है, विरोध दिखाया गया है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, इट डेपिक्ट्स द मेंटल कंडीशन ऑफ टाइगर। इट डेपिक्ट्स द मेंटल कंडीशन ऑफ टाइगर, टाइगर के मानसिक स्थिति का वो चित्रण करती है। थर्ड पॉइंट, इन द जंगल ए टाइगर इज पावरफुल, फ्री एंड फियरसम, बट इन द जू he becomes silent। जब जंगल में होता है तो पावरफुल, शक्तिशाली होता है, फ्री स्वतंत्र होता है, फियरसम डरावना होता है, बट इन जू he becomes silent, लेकिन वह चिड़ियाघर में, जू में चुपचाप रहता है। अब बेटे इसकी एक एक पॉइंट की व्याख्या समझेंगे, मैं आपको बताऊंगा। पहले सीधा इसका ट्रांसलेट बताऊंगा, उसके बाद उसकी हम व्याख्या आपको समझाएंगे। He stalks in his vivid stripes, the few steps on the cage, and pets of velvet quiet in his quiet rage। बड़े स्टाक का मतलब होता है घमंड या गुस्से से चलना। विविड का मतलब बहुत चमकदार, स्ट्राइप्स जो टाइगर के ऊपर धारियां बनी रहती हैं, केज माने पिंजड़ा, पैट्स माने गद्दा, वेलवेट माने आप सभी जानते हैं मखमल, और क्वाइट का मतलब बहुत धीमी सी आवाज करना। रेज, रेज का मतलब होता है प्रचंड क्रोध, बहुत ज्यादा क्रोध। तो कहते हैं, देखिए बेटा पोएम, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। बेटा कह रहे हैं he stalks in with stripes, बिल्कुल साफ रूप में, स्पष्ट रूप से शरीर पर दिखाई देने वाली धारियों के साथ बाघ, चीता बिना आवाज किए, द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, बिना आवाज किए अपने मखमली गद्देदार पैरों से, ऑन पैट्स वेलवेट क्वाइट,
इन हिज क्वाइट आउटरेज, वह अपने पिंजरे में कुछ एक कदम चलता नजर आ रहा है। बात समझ के बेटे? कह रहे हैं कि बिना आवाज किए धारियों के साथ बाघ मखमली गद्देदार पैरों से चलता हुआ अपने क्रोध को शांत करता हुआ वह दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट पैराग्राफ है। इसको दूसरे शब्दों में अंग्रेजी में कह सकते हैं, द ड्वेलर ऑफ द फॉरेस्ट इज फोर्सफुली पुट इन ए केज, द टाइगर इज केज्ड इन ए जू, देयर इन हिज आर्टिफिशियल habitat he walks in quiet rage, the stripes on his body are very distinct and can be easily seen. क्लियर बेटे? एक बार हिंदी में बता देते हैं। जंगल के निवासी को जबरदस्ती एक पिंजरे में डाल दिया गया है। शेर को चिड़िया खाने के अंदर पिंजरे में डाला हुआ है। वहां वह अपनी नकली शरणस्थली में कैद वह अपने गुस्से को दबाए चुपचाप चक्कर लगाता रहता है। उसके शरीर की धारियां स्पष्ट हैं और आसानी से देखी जा सकती हैं। ऐसा बेटे फर्स्ट पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन है। सेकंड देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन हिज शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल व्हिच प्लम्प डियर पास। बेटे लर्किंग का मतलब होता है इंतजार करना। लर्किंग मीन्स बेटे इंतजार करना। अब देखिए सेकेंड पैराग्राफ, ही शुड बी लर्किंग इन हिज शैडो। लर्किंग इंतजार करना, और कैसे इंतजार करना? गुप्त रूप से इंतजार करना, छिप कर इंतजार करना। शैडो मीन्स छाया, लेकिन यहां इसका मतलब अंधकार से है। स्लाइडिंग थ्रू आराम और धीरे धीरे फिसलना, और उसके बाद वाटर होल का मतलब होता है बीवर, तालाब, जहां पर जानवर पानी पीते हैं। प्लम्प का मतलब होता है मोटा, फैट। He should be lurking in shadow, sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass. जंगल में अर्थात अपने प्राकृतिक निवास स्थान में पिंजरे में घूमने की अपेक्षा वह वृक्षों की छाया में घात लगाए छुपा बैठा रहता। अगर वो जंगल में होता तो वृक्षों की छाया में घात लगाए छुपा बैठा रहता। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, फिर वह लंबी घास में से चुपके से सरकता हुआ अपने शिकार पर हमला करने उस जल स्रोत के पास आ पहुंचता है जहां उसके शिकार मोटे ताजे हिरन घूमते रहते हैं। क्लियर बेटा? जहां उसके शिकार मोटे ताजे हिरन घूमते रहते हैं। एक बार इंग्लिश में समझ लीजिए। द टाइगर नोज हाउ टू ambush his hunt. He doesn't attack by challenging his prey directly. He lies in the shade of trees, unseen to his victims. He slides silently through the long grass before charging upon his hunt. He reaches silently to the water hole where plump and well-grown up deer come to drink water. No problem at all. कह रहे हैं कि वहां आ पहुंचता जहां मोटे ताजे हिरन उसका इंतजार कर रहे होते, उसके शिकार का इंतजार कर रहे होते। थर्ड पैराग्राफ बेटे बोर्ड में जगह कम इसलिए मैंने लिखा नहीं। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. बेटे स्नैरलिंग का मतलब होता है दांत दिखाने के लिए गुर्राना, दांत दिखाते हुए गुर्राना। अराउंड चारों ओर, एट द जंगल्स एज जंगल की सीमा पर, बेयरिंग बेनकाब यानी खुला हुआ, व्हाइट फैंग्स का मतलब दो सफेद नुकीले दांत, और क्ला आप पहले से ही जानते हैं पंजा, टेरराइजिंग मीन्स डराना। एक एक वर्ड की मीनिंग बेटे आपको बता रहा हूं और आप देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। He should be snarling around the houses at the jungle's edge. कह रहे हैं अगर वह पिंजरे में बंद नहीं होता तो बाघ जंगल के बाहर उससे सटी हुई बस्तियों के घरों के आसपास गुर्राता हुआ नजर आता। फिर दूसरे शब्दों में सुनिए,
कह रहे कि अगर बाघ पिंजरे में कैद नहीं होता तो बाघ जंगल के बाहर उससे सटी हुई बस्तियों के घरों में आसपास गुर्राता हुआ नजर आता। बेरिंग हिज व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज, वहां वह अपने सफेद दांतों को बाहर निकालते और क्लॉज और अपने पंजों को दिखाते हुए टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को भयभीत करता नजर आता। इसके इंग्लिश में सुनिए। If he had not been bound in his cage, the tiger would have been roaming around freely. He should have been growling around the houses of the human settlement at the outskirts of the jungle. There he would open out his sharp, long white teeth and paws just to terrorize the villagers. बेटा फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, is taking the length of his cage, ignoring visitors. लाक माने बंद रखना, आपको मालूम है। कंक्रीट सेल सीमेंट का बना हुआ एक पिंजरा। स्ट्रेंथ माने ताकत, आपको मालूम है। बार्स का मतलब होता है सलाखें या जेल। इग्नोरिंग का मतलब कोई ध्यान न देना, विजिटर्स माने आगंतुक, आप जानते हैं। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars. लेकिन बाघ जंगल में आजाद नहीं है। His strength behind bars, अपितु उसे सीमेंट तथा कंक्रीट की कोठरी में एक चिड़ियाघर में बंद कर दिया गया है। Snaking the length of his cage, ignoring visitors. अब बहुत अच्छी लाइन है। उसकी शक्ति स्टैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, उसकी ताकत, उसकी क्षमता को सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। इग्नोरिंग विजिटर्स, वहां वह अपने पिंजरे से इधर उधर आगंतुकों को अनदेखा करके गर्व से टहलता रहता है। यहां कवि कहना चाहता है कि टाइगर की जगह पिंजरा नहीं, टाइगर की जगह जंगल होना चाहिए, खुला स्थान होना चाहिए, उसे कैद करके नहीं रखना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ बेटा है, लास्ट स्टेंजा। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with him brilliant eyes at the brilliant stars. बेटे, लास्ट वॉइस एट नाइट, रात के आखिरी पहर की आवाज। पेट्रोलिंग कार्स, गाड़ियां जो निगरानी रखती हैं। स्टेयर्स, लंबे समय तक घूरता है। ब्रिलियंट, वेरी ब्राइट आईज, बहुत चमकीली आंखें। कह रहे हैं कि he hears the last voice at night. बाघ रात को गश्त लगाने वाली गाड़ियों की अंतिम आवाजों को सुनता रहता है। The patrolling cars, अंतिम आवाजों को सुनता रहता है। And stares with the brilliant eyes at the brilliant stars, और फिर अपनी चमकीली आंखों से आकाश में चमकते हुए तारों को घूर कर देखता रहता है। बेटा इंग्लिश में सुनिए। At night, the caged tiger hears the last voices of patrolling cars. Being locked in the cage, he looks toward the sky. He goes on starting the brilliant stars that are shining freely in the sky like his brilliant eyes. बेटा देखिए, यही कंप्लीट पोएम है। इसमें एनसीईआरटी फोल्डर है बेटा। रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन द पेयर्स ऑफ ग्रुप एंड डू फॉलोइंग टास्क। कह रहे हैं मूवमेंट एंड एक्शंस ऑफ टाइगर इन द केज, मूवमेंट एंड द टाइगर इन द वाइल्ड। अगर वो केज में है तो उसके क्या मूवमेंट होंगे? स्टॉकिंग, पहले ही मैंने बताया था। इग्नोरिंग, हियर्स, शेयर्स। और अगर वाइल्ड में है तो लर्किंग, स्लाइडिंग, स्नैरलिंग, बेयरिंग एंड टेरराइजिंग। फिर है नोटिस ऑफ यूज अ वर्ड रिपीटेड इन द लाइन्स एज दीज, ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इट्स क्वाइट रेज। क्लियर बेटा? इसी तरह से बेटा इसमें क्वेश्चंस हैं, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो आप कर ना पाए। देखिए, पोएटिक डिवाइस मैं आपको समझाता हूं। पोएटिक डिवाइस या पोएटिक क्वालिटीज, बोथ आर इक्वल। यू कैन राइट पोएटिक क्वालिटीज और पोएटिक डिवाइस। राइम स्कीम आप देखेंगे ए बी सी डी के क्रम में है। पहली लाइन में स्ट्राइप्स ए, दूसरी में केज बी, तीसरे में क्वाइट सी,
और चौथे में रेज डी। क्लियर बेटा? इस तरह से राइम स्कीम ABCD के क्रम में है, कोई भी राइम स्कीम इसकी मेल नहीं खाती, ABCD। क्लियर बेटे? आगे हम देखते हैं ABC और ये रेज है बेटा, तो रेज में अपने आप बी हो जाएगा। फिर देखिए ABCB, ABCB, ABCB। क्लियर बेटा? आफ्टर दैट हियर यू हैव टू राइट बी। ये ABCB वही रिपीट हुआ है। पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है बेटे ही। टाइगर के लिए इट का प्रयोग न करके ही का प्रयोग किया है, इसलिए यहां पर पर्सनिफिकेशन है। हिंदी में हम कह सकते हैं मानवीकरण है। क्लियर बेटा? अगला मेटाफर पैड्स ऑफ वेलवेट, मखमली गद्दे। मखमली गद्दों की तरह नहीं, अगर मखमली गद्दों की तरह होता तो यहां पर सिमली हो जाता। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, सिमली, और लाइफ इज ए ड्रीम मेटाफर। सेम वही, अगर यहां पर लाइक लगा होता तो ये सिमली हो जाता, लेकिन ये मेटाफर जिसको हिंदी में रूपक बोलते हैं, तो पैड्स ऑफ वेलवेट। बेटा इसकी सेंट्रल आइडिया क्या होती है? एक कोटेशन है, फ्रीनेस इज द अदर नेम ऑफ हैप्पीनेस। कोटेशन है, फ्रीनेस इज द अदर नेम ऑफ हैप्पीनेस, और दूसरा कोटेशन है, ए मैन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल साइड इज रियली ए हैप्पी मैन। फ्रीनेस इज द अदर नेम ऑफ हैप्पीनेस, स्वतंत्रता प्रसन्नता का दूसरा नाम है। और दूसरा, ए मैन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल साइड, एक आदमी जो सभी ओर से फ्री होता है, इज रियली ए हैप्पी मैन, वास्तव में वो खुश होता है। यहाँ पोएट कहना चाहता है कि टाइगर को केज में नहीं, टाइगर को जंगल में होना चाहिए। टाइगर को जंगल में होना चाहिए, उसे कैद करके नहीं रखना चाहिए। सेंट्रल आइडिया या मेन थीम ऑफ द पोएम देखिए बेटे, इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू कन्वे, यहां तक तो आपको याद नहीं करना, अधिकांश समय यही रहता है, ट्राइज टू कन्वे दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड बी अलाउड टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, कि जंगली जानवरों को अनुमति होनी चाहिए कि अपने प्राकृतिक निवास स्थान पर वो रहें। फ्रीडम इज लव्ड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स, नॉट जस्ट बाय ह्यूमन बीइंग्स। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, केवल मनुष्यों को नहीं, बल्कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी क्रिएचर हैं, इसलिए स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। बेटा मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे। वैसे कोई भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, मैंने जितने तरह के क्वेश्चन हो सकते थे सभी क्वेश्चंस इसकी एक्सप्लेन में मिक्स कर दिए हैं। आपको केवल 2 बार सुनना है, आप प्रत्येक का उत्तर देने में सक्षम होंगे। बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।